गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं अमित सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जैसलमेर में हैं। आज शाह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही वो परेड का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर शाह प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति, जनप्रतिनिधियों को अलग अलग बैठकों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही गहलोत सरकार की नाकामियों पर आज बीजेपी अमित शाह की मौजूदगी में ब्लैक पेपर भी जारी कर सकती है। तो अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। जैसलमेर की रोहतास पोस्ट पर उन्होंने रात बिताई और आज भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा वो राजस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने बीएसएफ के जवानों को सौगात भी दी और बीएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के जवान अब परिवार के साथ 100 दिन रह पाएंगे। दूसरा ये कि गृहमंत्री ने जवानों को हेल्थ कार्ड भी जारी किया। पाकिस्तान के साथ हुई 71 की जंग में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम को सराहा भी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की नींद उड़ी होगी। बाजवा की पूरी फौज टेंशन में होगी, क्योंकि जैसलमेर बॉर्डर पर जो हलचल दिखी है, राजस्थान के इस सरहद पर हिंदुस्तान के जिस ताकतवर शख्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसके बाद तो पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई होना लाजमी भी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। यहां तनोट माता मंदिर में दर्शन करने के बाद उनका काफिला शाम को रोहतास बॉर्डर पोस्ट की तरफ बढ़ा। रोहतास बॉर्डर पोस्ट पहुंचने के बाद अमित शाह ने बीएसएफ के शूरवीरों से खास मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर बीएसएफ के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर दिखा। तैनात हो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहाँ न झुकने का सिलसिला चालू रहा है। सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी। जैसलमेर में रोहतास बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तान की दूरी महज कुछ 100 मीटर है। थार रेगिस्तान में इस सरहदी इलाके से पाकिस्तानी रेंजरों की पोस्ट बेहद नजदीक है। यानी 1971 की हारी हुई जंग पाकिस्तान के खिलाफ एक शर्मनाक इतिहास है और इसलिए अमित शाह के यहाँ पहुंचने के बाद पाकिस्तान की तिलमिलाहट, बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से लोंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनने के बाद जितना वो प्रधानमंत्री मोदी से घबराने लगा है, उसकी उतनी ही घबराहट गृह मंत्री अमित शाह को देखकर भी बढ़ जाती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की पूरी रणनीति मोदी और शाह के ही नेतृत्व में बनाई गई थी। घाटी में आतंकी साजिशें कम हुई है, अलगाववादी दुकानें बंद हुई है। पाकिस्तान आज अगर देश की किसी भी सरहद पर दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, तो उसके पीछे मोदी शाह का ही दिमाग है, जिन्होंने भारतीय सेना और बीएसएफ को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की खुली छूट दे रखी है। जिसके बाद पाकिस्तान को आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिशों में सीज फायर तोड़ने पर भरपूर सजा मिलती है और पाकिस्तानी गोली का हिंदुस्तानी गोलों से माकूल जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अमित शाह ने जैसलमेर दौरे की शुरुआत तनोट माता मंदिर के दर्शन से की है। असल में तनोट माता मंदिर का 1971 की जंग से खास कनेक्शन है। लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई से नाता है। यहां मंदिर परिसर में जब पाकिस्तान ने कई बार हमले किए, लेकिन माता के मंदिर को खरोश तक नहीं आई। अमित शाह ने यहां पहुंचकर जवानों की सुरक्षा के लिए मां से प्रार्थना की। देखिए रिपोर्ट। हरि ओम खड्गं ततुलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरप्रासेनन्दमन्दगन्धलोचमधुवाहलोलगण्डातलं दन्ताघात विदारितारिरुचिरे सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिपति कामदं। ये मंदिर भारतीय शौर्य का प्रतीक है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने हजारों बम इस मंदिर पर गिराए, लेकिन एक भी नहीं फटा। इसी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की, वीरों को नमन किया। दरअसल बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह जैसलमेर में हैं। जब मैं
मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में गया, मां के आशीर्वाद लिए, गोले भी देखे। हरि ओम सिंह तासति देकरा मरकत पकेते बिरबोदे संगम जगरु श्राद्ध दति वेद्रे देवी शोभिता अमुक्तांगार कंकरन कृष्णपुरा दुर्गा दुर्गतिहानी बपतुर। शाह करीब 10 मिनट तक मंदिर में रुके। मंदिर में पूजा करने के साथ साथ उन्होंने मंदिर में बने संग्रहालय का दौरा भी किया। नीला समुद्री मासे पादस्काम सेवी महाकालिकाम जम सतोहरकम जो हंतो मधु के ओम सती साहिबा प्रीता भवानी वामोचनी। तनोट माता मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और क्यों गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचने पर सबसे पहले तनोट माता मंदिर के दर्शन किए? आपको तनोट माता मंदिर का इतिहास जानना चाहिए, जिनको युद्ध की देवी कहा जाता है। 450 गोले ऐसा कहते हैं कि वहां पर पड़े थे, मगर एक भी गोला ना फटा, ना मंदिर का नुकसान कर पाया। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तनोट माता मंदिर से पाकिस्तान की सीमा बहुत पास पड़ती है। 1965 में कच्छ पर हमले के दौरान पाकिस्तान ने बमबारी की थी। तनोट माता मंदिर पर हजारों बम पाकिस्तानी सेना ने गिराए। 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों बम गिराए थे। एक भी बम तनोट माता मंदिर के आसपास नहीं फटा। ये बम आज भी मंदिर परिसर में बने संग्रहालय में रखे हुए हैं। तनोट माता मंदिर लगभग 1200 साल पुराना बताया जाता है। तनोट माता को रुमाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। भक्त यहाँ पर रुमाल बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर ही दोनों युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब भिड़ंत हुई, तब सेना के साथ मिलकर बीएसएफ के जवानों ने वीरता का परिचय दिया। इस मंदिर का बहुत ज्यादा सामरिक महत्व भी है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा नजदीक ही है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सबसे पहले यहीं पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने के बाद शाह ने जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक समानता और है। सैनिकों का हौसला बढ़ाना हो या सैनिकों का मनोबल ऊंचा करना हो, प्रधानमंत्री गृहमंत्री दोनों ही पीछे नहीं हटते। नरेंद्र मोदी तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार 8 दिवाली उन्होंने जवानों के साथ ही मनाई है। भारतीय सेना को प्रधानमंत्री एक परिवार की तरह मानते हैं और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिली हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। कहते हैं कि सैनिक जोश से लड़ते हैं, मनोबल के दम पर जीतते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों दिग्गज इस बात को जानते हैं, इसलिए सेना को सशक्त करने के लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जब से दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचे हैं, तभी से सेना और बॉर्डर पर मुस्तैद फाइटर्स में जोश भर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ज्यादातर भाषणों और रैलियों में उनके सेना को सशक्त करने के प्लान का दिग्दर्शन होता है। आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। मोदी सिर्फ कहते ही नहीं है, करते भी हैं। वो करते हैं जो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भारत माता के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। बॉर्डर के 5 सड़कें बने, पुल बने, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1 रैंक 1 पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर
सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 8 दिवाली बॉर्डर पर मना चुके हैं। पीएम मोदी जवानों को, सेना को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए रोशनी का हर पर्व वो अपने इसी फैमिली के साथ मनाने पहुंचते हैं। कभी कश्मीर से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो कभी राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर, कभी सियाचिन में तो कभी हर्षिल में। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। पिछले साल जब गलवान में हिंद के वीरों ने चीनी सैनिकों को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया, तब अचानक जवानों में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री लेह पहुंच गए। मोदी के इस दौरे में एक साथ 2 संदेश थे। पहला चीन को चेतावनी, दूसरा ये कि मोदी और उनकी सरकार अपने शूरवीरों के साथ पूरी मजबूती से मुस्तैद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना का मनोबल जिस तरह बढ़ाया, सेना को जिस तरह सशक्त किया, उसका असर भी कई मौकों पर दिख चुका है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया जा चुका है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। विस्तारवादी चीन अपने हद में है। मोदी और शाह की जोड़ी अपने सैन्य मिशन में जुटी हुई है। मकसद बस एक है, सेना को पूरी तरह से मजबूत करना, देश को महफूज करना और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। भारत माता की। और सेना के शौर्य वाली इस रिपोर्ट के बाद रुक करते अगली बड़ी खबर का, जो यूपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान के बाद से बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला है। अंबेडकर नगर में एक रैली के दौरान मौर्य ने कहा कि वो अखिलेश को अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश अली जिन्ना कहते हैं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं यह आरोप भी लगाया और कहा यह एक तरह का अवसरवाद है। यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। और इस बयान से पहले शुक्रवार को प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडों से बीजेपी ने निजात दिलाई। 2017 से पहले जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे व्यापारियों को परेशान करते थे, जिनसे बीजेपी सरकार ने लोगों को राहत दिलाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए,
व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें आजादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश के इस बयान के बाद वो बीजेपी के निशाने पर थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और अगली बड़ी खबर जो है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन से बड़ी खबर यह है कि आंदोलन खत्म होने के कैसों को अब फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब लगभग यह तय हो गया है कि किसान आंदोलन 7 दिसंबर तक तो जारी ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा यह भी 7 दिसंबर को ही साफ होगा। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें आगे का एक्शन प्लान बना। पूरी रिपोर्ट के जरिए इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। एक साल से चल रहे किसान आंदोलन का क्या होगा, इसका फैसला अब 7 दिसंबर को होगा। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हां, आंदोलन के भविष्य को तय करने की एक नई तारीख जरूर मिल गई। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले एक बड़ी बात हुई। गृह मंत्री और किसान नेताओं के बीच कल फोन पर बात हुई। हालांकि फोन पर क्या बात हुई ये भी साफ नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रखी गई। बिजली बिल 2020 को वापस लेने पर बात हुई। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ एक्शन वापस हो। आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हो। आंदोलन के दौरान जिन 700 किसानों की मौत हुई उनके परिवार को मुआवजा मिले। सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जमीन दी जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि इन्हीं मांगों पर सरकार से बात होगी। आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ। आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की। वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत। मोदी सरकार ने एमएसपी पर समिति गठित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे थे। बैठक में 5 नाम तय कर दिए। इन 5 नामों में राकेश टिकैत नहीं है। जो नाम बताए गए उसमें बलवीर सिंह रोजवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धावले, शिव कुमार कक्का। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि यही 5 नाम अब सरकार से बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं
उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून को वापस लेने को अपनी बड़ी जीत बताया। मोर्चा के नेताओं ने खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों को धन्यवाद दिया। कहा कि इन राज्यों के लाखों किसानों ने दिल्ली के आंदोलन को सफल बनाया। इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने एक साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। किसान आंदोलन का भविष्य अब 7 दिसंबर को तय होगा। कानून वापसी के बाद बातचीत की राह पर कुछ कदम सरकार ने आगे बढ़ाए हैं तो कुछ किसान नेताओं ने। पर क्या दोनों तरफ की ये नरमी आंदोलन को खत्म करने के संकेत हैं? इसके लिए 7 दिसंबर की बैठक तक इंतजार करना होगा। गौरव श्रीवास्तव के साथ सिद्धांत मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी आज पूरे दिन। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी।